यस, हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने लास्ट लेक्चर को आगे फिर प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करने से पहले मैं एक गुजारिश करूंगा कि जब भी आप कोई लेक्चर या क्लास आप कर रहे हों तो पिछला लेक्चर एक बार ज़रूर रिवाइज करें। इसलिए क्योंकि जो रिस्पेक्टिव लेक्चर्स होते हैं वो करस्पॉन्डिंग लेक्चर से कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको पिछली चीज़ें याद नहीं होंगी तो फिर समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। मैं तो अपना काम कर जाऊंगा बट ओवरऑल आउटपुट जो है कम निकलेगा। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। अब हम लोग जानते हैं कि हमारी जो CO2 है वो टिश्यूज़ में ही प्रोड्यूस होती है, और प्रोड्यूस भी कैसे होती है, मेटाबॉलिज्म के दौरान होती है। और CO2 प्रोड्यूस होगी, फिर उसे हमें ट्रांसफ़र करना है। तरीका देखिए, फिर से हम वहीं पे आते हैं जैसे हम कह रहे थे। ये हमारी टिश्यूज़ हैं, टिश्यू सेल हैं। तो इससे निकल के हम जब CO2 निकलेगी तो हमारी ब्लड कैपिलरीज में आएगी। तो हमने एक बड़ी सी ब्लड कैपिलरीज बनानी चाहिए है, लाइक दिस। थोड़ी बड़ी इसलिए बनाई कि मैं रिएक्शंस को आसानी से शो कर सकूं। इतना ही नहीं, मैं चाहता हूं इसमें एक RBC भी हम आपको बना के दिखाएं ताकि हम आपको समझा सकते। सॉरी, ये डायग्राम थोड़ा ठीक बाइकॉनकेव है, तो हम चाहें बाइकॉनकेव भी बनाएं, ज़्यादा अच्छा है। यस, तो अगर नाम नहीं समझ में आ रहा तो मैं लिख दे रहा हूँ, भी भूल भी सकते हो आप, क्या भरोसा। ये टिश्यू कैपिलरीज हैं और ये हमारी RBCs हैं। जाहिर है ये प्लाज्मा होगा जी। अब आते हैं, हम आपसे ये कहते हैं कि हमारी जो CO2 प्रोड्यूस हुई थी वो यहीं पर हुई थी, और से बताया भी हमने पिछले लेक्चर्स में कि CO2 ट्रांसपोर्ट होने के कौन कौन से तरीके हैं। तो उन तरीकों में बात करें तो हमारे पास 3 तरीके थे। तो कहा था कुछ आपकी CO2 जो है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर कहा था कुछ CO2 जो होती है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगी। फिर कहा था कुछ CO2 जो होती है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी। तो हम भी वही 3 तरीकों की बात करेंगे। हाँ, वैल्यूज़ हम आपको ज़रूर दिखा देते हैं कि भाई कलर के हिसाब से जो आपके पास ब्लड प्लाज्मा में डिज़ोल्व हुआ था तकरीबन 7% का जिक्र हुआ है। 70% आपके बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जिक्र हुआ है, और लगभग 20 से 25% जो था वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। ये 3 तरीके हमारे पास थे। अब तीनों को हम दिखाएं। जो आपके ब्लड प्लाज्मा में पहुंचता है CO2, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, लेकिन ये लीच क्लियर्स प्रिंसिपल आप लगा लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कब फॉरवर्ड दिशा में होगी और कब बैकवर्ड दिशा में होगी। तो ये भी जानना थोड़ा ज़रूरी था। HCO3 माइनस, यस भाई, लीच क्लियर्स प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप CO2 की मात्रा बढ़ा दोगे तो जाहिर रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा में जाएगी। तो कहाँ पर हो भाई, टिश्यूज़ में हो, तो टिश्यूज़ में CO2 की मात्रा ही तो ज़्यादा है, और CO2 की मात्रा अगर ज़्यादा है तो लगातार ये रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा में जाएगी। तो मैंने अभी तो फिलहाल फॉरवर्ड ही बनाया, जहाँ बैकवर्ड जाएगी तो बात करेंगे। दूसरा आपने कहा सर CO2 जो होती है वो हीमोग्लोबिन से भी जुड़ती है, तो CO2 बाइंड विद द हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। इसको ध्यान दीजिए। लेकिन एक बात और है, ये किस हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। 97% जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आई थी, जब 27% डिसोसिएट हो गई तो जो जगह खाली हो रही है उसी को ऑक्युपाई करती। तो अब जो हीमोग्लोबिन आई थी वो तो ये थी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब ये ऑक्सीजन यहाँ से टूट के इनके पास जाएगी, डिसोसिएट तो होगी, तब CO2 इनसे जुड़ जाएगा, यानी यहाँ से ऑक्सीजन निकली थी। यही ऑक्सीजन इनको मिलती है जो अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे लास्ट लेक्चर में कि 27% हीमोग्लोबिन डिसोसिएट। यस, वही 27 यार, 1-2% आगे पीछे ले लेना। हाँ जी, 70% पे आइए। ये जो CO2 होती है, RBC भी एक प्रकार की सेल तो है, तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। तो ये वाटर के साथ रिएक्शन कर जाती है और रिएक्शन करके बनाने वाली है दिस
H प्लस और बाइकार्बोनेट आयन, दिस वन। लेकिन आप कहोगे सर वही रिएक्शन तो यहां भी लिख दी, तो यहां पे 70 क्यों, वहां पे 10 गुना ज्यादा है ना भैया। वजह है, बहुत बड़ी वजह है सर। यहां पे एक एंजाइम है एंड दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो आप कहोगे क्या वहां नहीं है? है भाई, वहां भी है, लेकिन वहां थोड़ा कम है तो यहां भी। बड़ा जबरदस्त सवाल है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहां पाया जाता है? अभी लड़का बिल्कुल रट मारे है कि दैट फाउंड इन आरबीसी, दैट फाउंड इन आरबीसी एंड प्लाज्मा बोथ। ध्यान रखिएगा, अगर सवाल आएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज फाउंड अबंडेंस इन, किस जगह ज्यादा पाया जाता है, तो ज्यादा तो यही पाया जाता है, और ज्यादा की वजह है ये यहां भी पाया जाता है, आरबीसी में भी है, प्लाज्मा में भी है, लेकिन अबंडेंस इन द आरबीसी। अब ये रिएक्शन होती है। तो ये तो हमारे पास 3 तरीके हो गए। तो आप कहोगे सर यहां तो आपने लिखा था डिसॉल्व स्टेट, तो बिल्कुल लिखा था डिसॉल्व स्टेट। इसको हम आगे बढ़ाएं उससे पहले एक चीज और जान लीजिए सर, सेल के अंदर अगर आप कभी देख पाएं, कहीं भी अंदर देखिएगा तो वहां पर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सेल के बाहर पोटेशियम नहीं होता भैया, बना देने तो आप कुछ भी कह सकते हो। हाँ, अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, मैं ये कहना चाहता हूं। दिस थोड़ा ज्यादा ही बनाए नहीं तो यस। हाँ, बाहर की तरफ सोडियम आयन ज्यादा होते हैं, लेकिन ये नहीं कह रहा हूं अंदर सोडियम नहीं होते हैं, अंदर भी सोडियम होते हैं, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा होते हैं सोडियम। चलिए, तो यहां पर कहने का मतलब जो आपके पास बाइकार्बोनेट है दैट इज मोस्टली प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आयन एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। एक प्रेफर करना हो तो सोडियम। मतलब इतने बढ़िया सवाल हैं, अगर आपने जरा सा भी मिस किया सुनने में तो आपका क्वेश्चन तय है गलत होना, बशर्ते वो आ जाए। सवाल आया कि 7% CO2 डिसॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा एंड ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ। देखिए बात कहां पे है, 7% हमारी जो CO2 है वो आपकी ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो रही है एंड ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ। तो एक आंसर है बाइकार्बोनेट आयन। भाई बाइकार्बोनेट आयन सबसे सेफ आंसर, बोलो ही ना ज्यादा। लेकिन अगर वो डंडा लेके खड़ा है कि नहीं बता, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो कह दो भैया बोथ। कहेगा नहीं बोथ नहीं दो बताऊंगा, तो कह दो अब भैया सोडियम। यही एक गलतियां हैं जो हम गाइड से जब सवाल को रटते हैं तब ये गलतियां नजर आती। जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, लेक्चर्स करते हैं, क्लासेस करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तब ऐसी गलतियां दूर होती हैं, क्योंकि आपके पूर्वज जो गलतियां कर चुके हैं उनसे हम सीखते हैं, और वो हम आप तक पास इसलिए करते हैं कि आप अपने पूर्वजों की गलतियां ना दोहराएं, तभी तो आप उनसे आगे निकलेंगे। खैर, तो अब यहां की बात हुई कि जो यहां पर अभी बाइकार्बोनेट आयन डिसॉल्व स्टेट में था वो सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में था, लेकिन वहां ज्यादा था सोडियम बाइकार्बोनेट आयन। लेकिन जो अंदर बाइकार्बोनेट आयन बना हुआ है, यहां भी सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन है, लेकिन ज्यादा है पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन। अब जरा एक और बात देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब हम टिश्यू कैपिलरीज में होते हैं तो ये जो H+ होता है, यस, ये H+ वाला हिस्सा HbO2 के पास जाता है, क्योंकि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इट एक्ट एज ए बफर। ये बफर का काम करता है, क्योंकि अगर ये बढ़ा हुआ H+, भाई 70% H+ निकाल रहे हो आप, तो उसका ब्लड एसिडिक नहीं हो जाएगा। तो इसको नलीफाई करने के लिए दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हीमोग्लोबिनिक एसिड, और ऑक्सीजन अलग कर देता है। यही दोनों फैक्टर मिलकर डिसोसिएशन कराते हैं। जो आपने पढ़ा ना 27% या जरूरत पड़ने पर उससे ज्यादा, ये वो फैक्टर है। तो ये एक बफर का काम करता है। पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बफर इन द टिश्यू कैपिलरीज, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर इन द टिश्यू कैपिलरीज। अब सर क्या हुआ, जैसे जैसे H+ इधर जाएगी रिएक्शन और तेजी से बढ़ेगी। अब जब ये स्थिति वहां चले जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट है तो यहाँ, अब इनमें एक अजीब सी चेंज आता है। चेंज ये है कि जो आपका बाइकार्बोनेट आयन है वो डिफ्यूज होकर बाहर आ जाता है, दिस वन। और बाइकार्बोनेट आयन जब बाहर आता है तो उतनी ही मात्रा में क्लोराइड आयन अंदर चला जाता है, दिस।
जितना बाइकार्बोनेट आयन बाहर आए ताकि इलेक्ट्रिकल बैलेंस बना रहे, आयनिक बैलेंस बना रहे, दिस। क्योंकि भाई ये तो रहा नहीं, जब हमने देखा हम दो लोग एक साथ आए तो तुम घूमने निकल ले तो हम भी झोला टांग के निकल लेंगे, तुम रुको तो हम लोग आपस में बात करें। तो यहां यही स्थिति है कि आरबीसी में जैसे ही H+ बनता है वो एसिडिटी क्रिएट करेगा। तो नेचर ने क्या, उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए ही ऑक्सीमोग्लोबिन को बफर की तरह इस्तेमाल कराया। तो H+ हटने लगा, H+ हटने लगा तो बाइकार्बोनेट आयन भी खिसक लिए कि भैया हम भी चले यहां से। तो बाइकार्बोनेट आयन यहां से, यानी अब देखिए जो प्रोडक्ट है वो लगातार हट रहा है, तो जाहिर रिएक्शन और तेजी से आगे बढ़ेगी और ये यहां पर आ गया और अब इस रूप में ट्रांसपोर्ट होना शुरू होगा। तो अगर आप गिन के देखें तो 70 और 7 ये बाइकार्बोनेट आयन है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड वाया आरबीसी या प्लाज्मा। तो प्लाज्मा, जबकि ऑक्सीजन के लिए सवाल आता था मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड वाया, तो हम आंसर करते हैं आरबीसी, क्योंकि आपने कहा कि 97% ऑक्सीजन जो है दैट बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। लेकिन यहां पर ये समझिएगा जरूर, ऐसे रट मत लीजिए। आपने कहा कि देखिए 7% तो सीधे बाइकार्बोनेट आयन बना, लेकिन जो 70% बाइकार्बोनेट आयन बन रहा है वो डिफ्यूज होकर बाहर आता है, उतने ही क्लोराइड आयन अंदर जाते हैं। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, आप अवेयर होंगे, इट इज नोन एज एन हैम्बर्गर फिनोमिना। हैम्बर्गर फिनोमिना, इसी को हम क्लोराइड शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लोराइड शिफ्ट, that's the exchange of the bicarbonate ion with the chloride ion. In this phenomena, bicarbonate ion exit from the RBC into the plasma and chloride ion enters in the RBC from the plasma just to maintain electrical neutrality. सर महत्वपूर्ण सवाल अभी भी रह जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द CO2 is transported via, तो प्लाज्मा है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे, आप इसे एरो देख रहे हो तो लगेगा 70% तो आरबीसी में गया, 20% हो गए, 90-95 आरबीसी करो। आरबीसी नहीं करना है भैया, जैसे बना कूद के बाहर आ गया, अब वो चलेगा वो प्लाज्मा में, वो आरबीसी में बना जरूर, लेकिन एज सून एज इट फॉर्म्स इट डिफ्यूज आउट। अब यहां से जब हम लंग्स की तरफ चलेंगे तो प्लाज्मा में चलेंगे। तो हमारी अब जाके वो 3 लाइनें पूरी हुई जो हम लोग कहते हैं कि सर 7% डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा, सर 20 से 25% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एंड 70% बाइकार्बोनेट आयन। लेकिन दूसरा पॉइंट आता है, मोस्ट ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड वाया प्लाज्मा, आरबीसी नहीं। फिर तीसरा सवाल आता है कि इन फॉर्म ऑफ, क्योंकि ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन, लेकिन CO2 का ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। फिर आता है कौन सा बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम या पोटेशियम, बोथ। फिर उन दोनों में से एक प्रेफर करना हो तो सोडियम, क्योंकि प्लाज्मा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जहां सोडियम की मात्रा ज़्यादा है। तो ये एक मेथड हुआ, अभी खत्म नहीं हुई हमारा CO2 ट्रांसपोर्ट। ये तुमने बताया कि भाई गाड़ी चली यहां से, तो जैसे गाड़ी पे हम बैठे कूद के बाहर आ गए, तो खाली यही लोग ऐसे, यानी 20 से 25% हिस्सा ही ऐसा है जो आरबीसी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है, प्लाज्मा तो मोर देन 70%। अब यही स्थिति जरा लंग्स पे आइए, हम लंग्स पे करके देखते हैं, क्योंकि यही वाला ब्लड हमारे लंग्स में पहुंचेगा। रिएक्शंस को देखें फिर से, जैसे ये हमने बनाया लंग एल्वेलाई, फिर से हमें वही डायग्राम आपको शो करना होगा। ये हमारी लंग कैपिलरीज, वही ब्लड आए हैं लेकर, इसके अंदर हम आरबीसी को भी शो करेंगे बस। तो लंग कैपिलरीज में आपको पता होगा यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा है तो डिफ्यूज़ होकर के हम ऑक्सीजन को इधर लाएंगे। जैसे ऑक्सीजन इधर आएगा तो ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन को तोड़ देगा तो रिएक्शन बैकवर्ड दिशा में जाएगी, दैट फॉर्म द ऑक्सीमोग्लोबिन और CO2 अलग हो जाएगी। CO2 पहुंच गई।
भाई यही तो आपने कहा है बार बार, द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन प्राइमरली डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। भाई जब CO2 वहाँ टिश्यूज में थे तो ऑक्सीजन कम थी तो जुड़ता नहीं था, लेकिन जब ये लंग्स के पास आओगे, अलवेलाई के पास आओगे जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो जब ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन तो यहाँ ज़्यादा है तो सर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, तुरंत बना लेगा, बाइंडिंग इसी के साथ है। फिर दूसरा पॉइंट देखें, भाई और भी ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन यहाँ पहुँचेगी। जब ऑक्सीजन यहाँ पर है तो ये हीमोग्लोबिनिक एसिड जो था ये इसको तोड़ देगा, तोड़ करके फिर बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन और H+ को अलग कर देगा। जैसे H+ अलग होगा वो H+ फिर क्या करेगा, ये H+ ढूंढेगा अपने बाइकार्बोनेट आयन को, भैया तुम कहाँ हो, और बाइकार्बोनेट आयन भैया बाहर सैर कर रहा है, तो बाइकार्बोनेट आयन को लौट के आना पड़ेगा क्योंकि अब आ गया H+, तो क्लोराइड आयन को लौट के जाना पड़ेगा। ये बाइकार्बोनेट आयन यहां लौट कर आता है, और जब बाइकार्बोनेट आयन लौट के आता है तो इस बाइकार्बोनेट आयन के साथ ये रिएक्ट करता है एंड अगेन फॉर्म द H2O and CO2 and yes it diffuses out। अब जाकर के ट्रांसपोर्ट पूरा हुआ। यहां एक और बात देखिएगा, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये भी आपके पास क्लोराइड शिफ्ट है लेकिन इसे हम लोग कहते हैं निगेटिव क्लोराइड शिफ्ट। इतना पॉपुलर सवाल है, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे इस सवाल का उन्हें अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि जब कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट ऑपरेट्स इन तो कहते हैं टिश्यू कैपिलरीज। बिल्कुल सही है, टिश्यू कैपिलरीज में ही होता है क्लोराइड शिफ्ट, वहीं ऑपरेट होगा जहां CO2 ज्यादा था। किसके बीच में, RBC और प्लाज्मा के बीच में। क्लोराइड शिफ्ट में हुआ क्या था, मैं पुरानी बात दिखा दूं, बाइकार्बोनेट आयन RBC से निकल के बाहर आया था, क्लोराइड आयन अंदर गया था, इतनी ही बात तो थी। क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमेना ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में मदद करता है, टिश्यू कैपिलरीज में होता है, RBC और प्लाज्मा के बीच में होता है, बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकलता, क्लोराइड आयन अंदर जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में निगेटिव लिखा है, निगेटिव क्लोराइड शिफ्ट, तो सर बात बदल जाएगी। CO2 के ट्रांसपोर्ट में ही मदद कर रहा है, टॉपिक तो वही है, लेकिन ये टिश्यू कैपिलरीज में नहीं, लंग कैपिलरीज में ऑपरेट होता है। बशर्ते पढ़िएगा, आप नहीं पढ़ोगे तो भाई हम तो जाएंगे नहीं एग्जाम देने तो आप ही जाओगे। क्लोराइड शिफ्ट लिखा होगा तो आप जो बेसिक पॉइंट पढ़ते हो वो देखोगे टिश्यू कैपिलरीज में, लेकिन अगर उसने निगेटिव लिख दिया तो आप लंग कैपिलरीज में हैं, एंड यस दिस इज द लंग कैपिलरीज। निगेटिव क्लोराइड शिफ्ट उस जगह हुआ जहां ऑक्सीजन ज्यादा था। इस प्रक्रिया में क्या हुआ, RBC और प्लाज्मा के बीच में बाइकार्बोनेट आयन लौट के RBC में आया फ्रॉम प्लाज्मा और क्लोराइड आयन लौट के बाहर गए, लेकिन शर्त है कि बाहर निगेटिव लिखा होना चाहिए। अगर निगेटिव नहीं लिखा है तो प्लीज सिर्फ क्लोराइड शिफ्ट पढ़िएगा। इस सवाल को भाषा बदल के भी पूछा गया है, लैंग्वेज देखिएगा, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन लंग कैपिलरीज। CO2 के ट्रांसपोर्ट में लंग कैपिलरीज में CO2 कम्स आउट व्हेन, आगे लिखा रहता है, बाइकार्बोनेट आयन कम्स आउट फ्रॉम RBC या बाइकार्बोनेट आयन इंटर्स इन RBC। जब ये सवाल आता है तो जब हम ध्यान नहीं देते तो हमको लगता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, उस दौरान बाइकार्बोनेट आयन बाहर आता है, ये हमारे दिमाग में भरा जाता है क्योंकि हम यहां से वहां तक नहीं जाते, हम यहीं पर रुके रहते हैं। तो जब हम लंग कैपिलरीज में पढ़ा रहे होंगे तब सर स्थिति बदल जाएगी, बाइकार्बोनेट आयन RBC के अंदर जाता है, जब हम टिश्यू कैपिलरीज में पढ़ा रहे होंगे तो बाइकार्बोनेट आयन बाहर आता है। ये पढ़ लीजिएगा, आपको हर गाइड में इसका सवाल मिल जाएगा। बशर्ते क्या होते कि हमारी कमजोरी सिर्फ ये है कि हम पढ़ते वक्त नजरअंदाज करते हैं, इसलिए गलती होती है। क्वेश्चन करते वक्त गलती नहीं होती, क्योंकि हमने जब पढ़ते वक्त ही शॉर्टकट मार रखा है, चीजों को स्किप किया है, तो गलतियां जायज हैं। तो ये हमारा CO2 ट्रांसपोर्ट इस तरीके से शुरू होता है, 3 मेथड, और जब हम अपने लंग्स के पास पहुंचते हैं तो वो CO2 जो आप लेकर आए, चाहे वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में लेकर आए या बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में लेकर आए, उसे आपको निकालना पड़ेगा। देखिए वो निकाल के उसे लौटाना पड़ेगा,
क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि जो भी टिश्यू कैपिलरी से CO2 किसी भी फॉर्म में लेकर आए, चाहे बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, चाहे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, सर वो लौटाइए। तो जैसे आपने ऑक्सीजन के बारे में देखा था कि अगर 100 ml ब्लड है तो वो रियली 5 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है, तो वैसे ही 100 ml जो ब्लड है वो सिर्फ 4 ml CO2 का ट्रांसपोर्ट करती है। ये भी एक पेचीदा सवाल है। वो लड़के को लगता है अजीब बात बता रहे हो, क्यों भैया ऐसा क्यों करोगे? तो अभी देखिए कैसे करेंगे। 100 ml ब्लड जो है वो 5 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रियली करती है और 4 ml CO2 का। इसको हम आपको दूसरे डायग्राम में शो करेंगे। देखिए, अब आप जानते हैं बशर्ते क्या है ना, कभी पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया, ये हमारी टिश्यूज हैं। फिर हम आपको यहाँ पर ब्लड वेसल भी दिखा दें, भाई ऑक्सीजन लेकर आए होंगे, CO2 निकले होंगे। हमने आपसे ये कहा है कि जब 100 ml ब्लड यहाँ से गुजरता है, वही लीजिए 100 ml, खून थोड़ी ना पी लोगे यार, उसकी गैसेज ही निकालोगे खाली। तो यहाँ से आपने कहा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कितनी लेते हैं? 5 ml ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन फिर हम दूसरी बात कह रहे हैं कि हम निकालते क्या हैं? 4 ml CO2 निकालते हैं। यही बात तो हमने आपको पीछे बताई है, देख लें। तो सर ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप RQ वैल्यू जानते हो, दैट इज CO2 आउटपुट अपॉन ऑक्सीजन इनपुट, कितना CO2 आपका निकला और कितना ऑक्सीजन आपने लिया। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर आपको अंदाजा हो तो RQ वैल्यू 1 होती है, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट का कंबस्टन करते हैं तो जितनी CO2 आप निकालते हैं उतनी ऑक्सीजन लेते हैं। बड़ी पुरानी डेफिनेशन है, जब से विज्ञान पढ़ना शुरू किया होगा तब से ये आपको मिला होगा। यस, 6 CO2 and 6 H2 दिस। तो आपने 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लिया और 6 CO2 निकाल दिया, इसलिए RQ वैल्यू 1 है। लेकिन प्रोटीन और फैट, इन दोनों को देखें, इन दोनों के साथ इनकी RQ वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, 1 से कम होती है। और ये प्रमाण है हमारे यहाँ। अगर हम अपनी RQ वैल्यू निकालें अपने टिश्यूज में, देखिए CO2 है आपके पास 4, ऑक्सीजन है 5 ml, दैट इज 0.8 आ रहा है, 1 से कम आ रहा है। तो ये प्रमाणित करता है कि हमारी बॉडी टिश्यू सेल्स ऑब्टेन एनर्जी नॉट ओनली बाय कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से भोजन नहीं लेती, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं लेती। अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ले रही होती तो सर हमारी जो RQ वैल्यू है वो 1 ही होती। तो हम लोग ने पहले भी कहीं कहा होगा कि प्रोटीन से तो हम सामान्य कंडीशन में एनर्जी प्राप्त ही नहीं करते, क्योंकि इट इज नेवर स्टोर्ड, कभी स्टोर होती ही नहीं है। तो हमारे पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट है, और इसीलिए इन दोनों की वजह से हमारी RQ वैल्यू दैट इज लेस देन 1 है। देखिए आपने जो पढ़ा था हमने उसी को जोड़ दिया उससे। तो इसलिए इसको लेकर कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि लोग इससे जोड़ नहीं पाते, तब उनको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, 5 ml ऑक्सीजन लिए हो तो 5 ml CO2 भी निकालोगे, नहीं निकालेंगे। हाँ, अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का आप कंबस्टन कर रहे हो तो सच में 5 ml निकलेगा। लेकिन सामान्य परिस्थिति में ऐसा होता नहीं है। हम अपना तकरीबन 70% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं, 30% एनर्जी हम अपने फैट से प्राप्त करते हैं, इसलिए ऐसा नहीं होता। इवन अगर आप अपनी कार्बोहाइड्रेट समाप्त कर दीजिए, क्योंकि अगर एक दिन आप स्टारवेशन कर ले 24 आवर का, तो तकरीबन आप में जितना भी स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो समाप्त हो जाएगा। तब हम सारी एनर्जी अपनी फैट से प्राप्त करने लगेंगे, तो उससे हमारी RQ वैल्यू और कम हो जाएगी, सर CO2 और कम प्रोड्यूस होगी। ये तो हमने नॉर्मल कंडीशन में लिखा है, इसलिए आपके NCERT के दोनों ट्रांसपोर्ट में, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लास्ट लाइन और CO2 के ट्रांसपोर्ट के लास्ट लाइन में ये डेटा जरूर लिखा है, और ये समझना चाहिए, इसके साथ कोरिलेट करके झगड़ा मत करिए, क्योंकि लॉजिक है इसके पीछे, तो हम RQ वैल्यू के साथ कोरिलेट कर पाए। इस तरह से आप देख पाए कि जो हमारा CO2 ट्रांसपोर्ट है, यहाँ से देखा कैसे शुरू होता है और इसके में क्या इन्वॉल्व है।
और फिर जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं इस जगह पे तो सर ये अलग हो जाती है। यहाँ पे दो और चीज़ें आती हैं, अगर आप वो भी समझ पाएँ। दिस इज़ द हेल्डेन इफेक्ट, इसी को हम हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। दिस तो हेल्डेन इफेक्ट और बोर इफेक्ट दोनों को समझ लेना चाहिए इसी के साथ। हेल्डेन इफेक्ट तब ऑपरेट होता है जब आपके में ऑक्सीजन ज्यादा हो, और ये तब ऑपरेट होता है जब आप में CO2 ज्यादा हो। तो जाहिर है हेल्डेन इफेक्ट जहां ऑक्सीजन कहां ज्यादा होगी, लंग्स में ज्यादा होगी, तो ये लंग्स में ऑपरेट होता है और ये टिश्यूज में ऑपरेट होता है। एकदम सीधा सा तरीका। तो ये आपके पास लंग्स में ऑपरेट हुआ, तो पहले जरा बोर इफेक्ट को देखें। जहां CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा था उस जगह पर बात कही। CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होने से डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन हो रहा था। ये देखिए डिसोसिएट हो रहा है, ये भी देखिए डिसोसिएट हो रहा है। चूंकि दोनों का डिसोसिएशन हो रहा है, दिस इज द बोर इफेक्ट। यानी बोर इफेक्ट हर उस जगह ऑपरेट होता है जहां CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, मींस द टिश्यू कैपिलरीज। बोर इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यही तो पूरा हुआ, जब डिसोसिएशन होगा तभी तो पूरा होगा। तो हम लोग कहते हैं, इस जगह पे ही लिख दे रहा हूं, बोर इफेक्ट की बातें जहां CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा हो उस जगह पे टिश्यू कैपिलरीज में होता है। इट कॉजेस डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन को तोड़ता है। और अंतिम बात, हेल्प्स इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। यही बात आप हेल्डेन के साथ देखेंगे। तो जो हेल्डेन इफेक्ट है वो उस जगह ऑपरेट होता है जहां ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा हो, यानी लंग कैपिलरीज में ऑपरेट होता है। और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ CO2। ये CO2 को रिलीज कराता है, चाहे वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हो, चाहे बाइकार्बोनेटाइन के फॉर्म में हो, एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। इनके पॉइंट भी हम आपको दिखा सकते थे, इसी में दिखा दूं। देखिए हेल्डेन इफेक्ट के बारे में कह रहे हैं, पहली बात जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगा उस जगह, दूसरी बात जाहिर है लंग कैपिलरीज में होगा, तीसरी बात कॉजेज रिलीज ऑफ CO2, ये CO2 को रिलीज करता है, और चौथी बात हेल्प इन CO2 ट्रांसपोर्ट, हेल्प्स इन CO2 ट्रांसपोर्ट। इसलिए जब आप हेल्डेन इफेक्ट पढ़ें तो बोर इफेक्ट को जरूर पढ़ें, तो कोरिलेट कर पाएंगे। 4 ही पॉइंट उसमें थे, 4 ही इसमें थे। ये ऑक्सीजन जहां ज्यादा होगी, ये जहां CO2 ज्यादा होगा, ये लंग कैपिलरीज में होगा, ये टिश्यू कैपिलरीज में होगा। हेल्डेन इफेक्ट कॉजेज रिलीज ऑफ CO2, बोर इफेक्ट कॉजेज द रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन। हेल्डेन इफेक्ट हेल्प इन द CO2 ट्रांसपोर्ट एंड बोर इफेक्ट हेल्प इन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। इसी CO2 ट्रांसपोर्ट के दौरान आपने क्लोराइड शिफ्ट भी पढ़ा, हैम्बर्गर फिनोमेना जिसे कहते थे। जब हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं तो उसे पॉजिटिव माना जाता है, जब हमें निगेटिव कहना होगा तो हम इस फॉर्म में कहेंगे। कई क्वेश्चन में निगेटिव नहीं कहा गया, लेकिन ये जरूर जोड़ा गया कि लंग कैपिलरीज में बाइकार्बोनेटाइन कहां से आता है। तो बाइकार्बोनेटाइन प्लाज्मा से RBC में आता है, और वही क्लोराइड शिफ्ट जो आपने पढ़ा था टिश्यू कैपिलरीज में, उसी का रिवर्स है। Yes, that's all for the transport of gases. That ends your external respiration, जिसमें 3 स्टेप थे। ब्रीदिंग था, दूसरा गैसेज एक्सचेंज था, और तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस था, जो आपने अलग अलग पढ़ा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड CO2 ट्रांसपोर्ट। जो भी टॉपिक आप क्लास में पढ़ रहे हैं इस जगह पर, जो आपकी क्वेरीज हों, हमारी ग्रेविटी का जो एक इंटरैक्टिव मीडिया है, उस मीडिया के माध्यम से आप ज़रूर इंटरैक्ट करें, ताकि हम आपकी बातों को समझ पाएं, आपकी क्वेरीज को दूर कर पाएं। यही हमारा मोटिव है।